हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। और आज हम करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। जी, इन्वायरमेंटल साइंस का ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट और इवन बड़ा लॉन्ग चैप्टर होगा और इसे खत्म करेंगे हम वन शॉट में। जी हाँ, मैं और आप आज इसे वन शॉट में पूरा चैप्टर फिनिश कर देंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। तो क्या है बायोडाइवर्सिटी जानते हैं आप? बायोलॉजिकल चेंज, बायोलॉजिकल वैरायटी, अर्थात लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज में जो वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं आपके आसपास, ये आपकी है बायोडाइवर्सिटी। तो क्या है इसका इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में, क्यों ये बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, इसके बारे में, यस, कैसे इसको कंजर्व करेंगे, इस पूरे के बारे में आज का लेसन है। सो लेट्स बिगिन। बायोडाइवर्सिटी, जी क्या है बायोडाइवर्सिटी? क्योंकि ये पूरा ही फुल चैप्टर आपके सिलेबस में है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी, ये वो टर्म है जो दिया गया है वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जी, हमारे अर्थ में जो वाइड वैरायटीज, यस, वैरायटी विद इन एंड बिटवीन ऑल स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब जो हमारे एनवायरमेंट में है, उन इस इकोसिस्टम में, इस एनवायरमेंट में पाए जाने वाले जो लिव एंड इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर के साथ, आर कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। तो आप और मेरे, यस, आसपास जितने भी जीव जंतु हैं, आपके घर में कोई पेट है क्या? जी, काऊ, गोट, डॉग, हाँ, रैबिट, तो ये सब आपके इस बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। अब आता है क्यों बायोडाइवर्सिटी। आपको मालूम है आज बायोडाइवर्सिटी हमारे आसपास घट रही है? क्या कारण है, क्या रिस्क है इसका हमारे वजह से? हाँ, हम एज अ ह्यूमन बीइंग एक बहुत बड़े, यस, जिम्मेदार हैं इस बायोडाइवर्सिटी के लॉस के लिए। तो आइए रीजंस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जाने। तो मैंने कहा कुछ बायोडाइवर्सिटी तो नेचर की वजह से भी लॉस हो रही है। नेचुरली कैसे लॉस हो रही है सर बायोडाइवर्सिटी? आप ये पूछोगे, अरे भाई अर्थक्वेक आ रहा है तो बहुत सारे जीव जंतु मर जाते होंगे, पेड़ पौधे मर जाते होंगे, कहीं वोल्केनो इरप्ट हो जा रहा है, तो नेचुरल लॉस को तो आप यस इग्नोर कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे एक्शंस हैं जो हम ले रहे हैं, मैन ले रहे हैं, और हमारी वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। ऐसे एक्शंस को हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। जी, एंथ्रोपोजेनिक मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया। आइए वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, एक एक करके डिटेल में जानेंगे मैं और आप। सबसे पहला है लॉस ऑफ घर, लॉस ऑफ हैबिटेट। किसका हैबिटेट? घर खत्म कर दिया या अल्टर कर दिया? अरे मैंने, आपने कर दिया। जी, हमने हैबिटेट मतलब वो प्लेस जहां पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। अब शेर देखो भैया जंगल में रहता है, चिड़िया कहां रहती है? घोंसलों में रहती है, पेड़ पे जो घोंसले बना के रहती है चिड़िया, है ना, नेस्ट में रहती है ना। पर क्या आपने पेड़ आसपास छोड़े हैं? आपने तो सब तरफ से पेड़ काट दिए हैं, जंगल काट दिए ह्यूमन बींग्स ने। तो हमारी ही वजह से क्या हो गया है, उनके घर चले गए हैं। अब जब घर नहीं रहेंगे तो वो अंडे कहां देंगी, और अंडे नहीं देंगे तो उनकी नई जनरेशंस कैसे आएंगी? यस, तो वी आर दी यस रीजन। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा, सबसे मेजर रीजन है घर का चला जाना। यस, सोचिए आपका कोई घर छीन ले, हाँ, आपको आपके ही घर से कोई बाहर कर दे, यस, सड़कों पे, जंगलों में, खुले में, मैदान में रहने दिया जाए, क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? शायद नहीं। तो यही हो रहा है। हैबिटेट लॉस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रेशर ऑन लैंड। हमारे लैंड पे बढ़ते प्रेशर की वजह से हो रहा है। और तो और कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हमने क्या कर दिया है, इकोसिस्टम में बदलाव लगाकर उनके स्पीशीज को ग्रो करने में एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पैदा कर दिया है, हैबिटेट लॉस कर दिया है। और आपको शायद नंबर से बताऊं तो 89%, बाप रे, 89% ऑफ बर्ड्स थ्रेटेंड है, 83% ऑफ मैमल्स थ्रेटेंड हैं,
और इवन 90%, 91% ऑफ द प्लांट्स की लाइफ वर्ल्ड में थ्रेटेंड है हमारी वजह से। तो सबसे मेजर कॉज है हैबिटेट लॉस का, और वो है हैबिटेट लॉस क्यों हुआ? क्योंकि हमने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज शुरू कर दी, हमने जंगलों को काट के खेती बाड़ी शुरू कर दी, माइनिंग करना शुरू कर दिया, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, अपनी सोसाइटीज बनाने लगे, शहरीकरण कर दिया, और तो और इंडस्ट्रीज बना, हमारी वजह से हैबिटेट का लॉस हुआ। दूसरा रीजन क्या बताया गया है? ओवर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट करना तो ठीक है, पर ओवर हार्वेस्ट करना, ओवर हंटिंग करना, ओवर फिशिंग करना, ओवर कलेक्टिंग ऑफ द स्पीशीज करना। देखिए जंगल के एक हिस्से को जो बहुत ओल्ड हो चुका है, डेड एंड डिकेड लीव्स बच गई हैं उसमें, उस पेड़ को काट देना कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, आपने 10 पेड़ काटे क्योंकि जंगल के वो पेड़ बहुत पुराने बुजुर्ग हो चुके थे और कभी भी गिर सकते थे, बट आपने उसके बदले क्या 100 नए पेड़ लगाए और उनको लगाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए क्या कोई प्रबंध किया, उनको वाटर देने के लिए? नहीं ना, यही तो हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हो? उसका रिवर्स कर रहे हो, ओवर हार्वेस्टिंग कर रहे हो। आपके कंजम्पशन पैटर्न, हम लोग के चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न, हमने क्या कर दिया है? अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज करते जा रहे हैं। जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। ये भी एक लॉस है स्पीशीज का, बायोडाइवर्सिटीज का। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीशीज। एलियन, हाँ, फॉरेन स्पीशीज, विदेशी स्पीशीज, और या तो इन्वेजिव स्पीशीज। कई बार हम क्या करते हैं, किसी नेचर में नेटिव स्पीशीज जो वहां पहले से रहती थी, उनके बीच में आपने कोई फॉरेन की, कोई दूसरे बाहर की स्पीशीज को उनके बीच में रख दिया। सोचिए क्या होगा, वहां की जो बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो एलियन मतलब फॉरेन भी होता है, ये जो फॉरेन की स्पीशीज है, इन्वेजिव स्पीशीज है, उन नेचुरल रहने वाली स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर देगी, उनको रिप्लेस कर देगी, और एक समय आएगा जब सारी नेटिव स्पीशीज, वहां पे पाए जाने वाले नेचुरल प्लांट्स एंड एनिमल्स उसकी वजह से मारे जाएंगे। एग्जाम्पल देके दे दूं, हाँ, अगर आपने क्या किया, अपने जंगलों में ऐसे जानवरों को छोड़ दिया जो उस जंगल के तो नहीं थे, बट वो बहुत ही वाइल्ड और कार्निवोरस जानवर थे, उन्होंने क्या कर दिया? आपके हर्बीवोरस जानवर को खा करके आपके जंगल को बर्बाद कर दिया। ये हो सकता है। और पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कारण है। पॉल्यूशन का मीनिंग तो आप जानते ही हैं, हार्मफुल सब्सटेंस का हमारे एनवायरमेंट पे एंटर कर जाना। हाँ, हमारी एयर, वाटर, सॉइल में आपने क्या कर दिया है? हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर दिया है। आप जानते हैं जैसे जैसे एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा, स्पीशीज को जीने के लिए कंटेमिनेटेड वाटर मिलेगा, कंटेमिनेटेड फूड मिलेगा, जिसकी वजह से वो स्पीशीज खत्म हो रही हैं, वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं। और तो और एक सबसे बड़ा मुझे कारण ये भी लगता है, तीसरा बड़ा कारण मुझे लगता है रादर, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। हमने हमारे एनवायरमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। आप जानते ही हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, कभी स्नोफॉल हो रही है, तो कभी हैवी रेनफॉल हो रही है, कभी ड्रॉट हो रहा है। तो इस सब क्लाइमेटिक वेरिएशन से और क्लाइमेटिक चेंज से बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव नहीं कर पा रही है। वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज डेड कर जा रही है, मर जा रही है। स्पीशीज परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ चेंज, एबनॉर्मल चेंज इन दी क्लाइमेट। हम लोग तो ये सब रीजंस था। इन सब रीजंस को हम लोग एक अगर वर्ड में जानना चाहें तो नाम है एंथ्रोपोजेनिक रीजन। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं जी, कि वी एज अ ह्यूमन आर द मेजर कॉज ऑफ द कंसर्न ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, है ना? तो हम लोग सुपर कंज्यूमर हैं जी। ह्यूमन बींग्स अर्थ में रिड्यूसेस बायोडाइवर्सिटी करना शुरू किए 30,000 साल पहले ही, क्योंकि 30,000 साल पहले ही इंसान धरती पे आया और उसने सोशल और लैंग्वेज स्किल अप्लाई करना शुरू किया, और इसकी वजह से हमने लार्जर एनिमल्स को किल करना शुरू किया। उसके बाद हमने और हंटिंग शुरू की, और 15 से 30,000 स्पीशीज हर साल हम फिनिश करते जा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हो रही है। आपको मालूम ही है, ओवर 6 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी। हमारे राइज होने से, हमारी एक्टिविटीज के राइज होने से
हैबिटेट का लॉस हो रहा है स्पीशीज का। और तो और पिछले 100 सालों में जब 40,000 पहले टाइगर्स हुआ करते थे, वह घटते घटते आज लगभग 3,000 के आसपास बचे हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, यस, टाइगर जैसा एक ताकतवर जानवर जो 40,000 1 लाख हुआ करता था, वह घटते घटते अब 3,000 के करीब बचा है। शायद आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि कुछ ही सालों में शायद टाइगर एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो ये सब का कारण है हमारी लालच, हमारी अपनी खुशी, हमारा अपना कंफर्ट। हम अपनी खुशी देखते हैं, अपना कंफर्ट देखते हैं और नेचर को यस हार्म करते रहते हैं। हम नेचर में होने वाली जो नेचुरल कैपेसिटी है, जो अपने आप को फिर से रीगेन करती है, रीस्टेबलाइज कर देती है, उसे हम खत्म करते जा रहे हैं। यस, मैन सबसे बड़ा फैक्टर है चेंज इन इकोसिस्टम का, और चेंज भी हम ग्रेजुअल नहीं ला रहे हैं, सडन ला रहे हैं। याद रखिएगा, जो बैलेंस था, यस, जो प्रॉपर बैलेंस बटा था हमारे नेचर के बीच में और हमारे बीच में, वह अब एबनॉर्मल हो चुका है, एकदम बिगड़ चुका है। और याद रखिएगा, हमारी डिमांड्स फॉर द फ्यूल, वुड, लैंड, फूड बहुत तेजी से बढ़ रही है। और शायद आपको पता हो, आने वाला वॉर यस वाटर के लिए कहीं ना हो जाए। हाँ, और तो और फूड कम हो जाएगा तो इंसान इंसान को खाने लगेगा। तो यस, ह्यूमन सुपर कंज्यूमर्स बन चुके हैं जी। अब आता है एक्शंस ऑन द अर्थ रिसोर्सेज। तो अब हम 6 बिलियन से अधिक हो चुके हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन 6 बिलियन से अधिक है इस अर्थ पर, और लगातार तेजी से पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। क्या लैंड बढ़ गई है क्या तब से? क्या नए जंगल बढ़ गए हैं? नहीं, यह दोनों ही क्या हुई हैं? घटी हैं। लैंड कम हो गई। कम? हाँ, क्योंकि हमने ज्यादा लैंड को क्या कर दिया? अपने कब्जे में ले लिया। तो फार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण है। जब लैंड डिक्रीज हो गई है, फ्री लैंड, तो फार्मिंग हैज बिगिन 10,000 ईयर्स अगो। 10,000 साल पहले ही हमने फार्मिंग शुरू की थी, और फार्मिंग को देखते ही देखते हमने बड़े से बड़े लैंडस्केप को क्रॉपलैंड में चेंज कर दिया, या उसको फार्मिंग के साथ साथ रेजिंग एनिमल का ग्राउंड बना दिया। बड़े बड़े स्वैम्प्स, जहां दलदल इलाके होते हैं, कोस्टल मार्शेस इलाके होते हैं, वो सब ड्रेन्ड आउट हो गए। इवन जंगलों को तो हमने बेइंतहा काट डाला है। जंगलों को और ग्रासलैंड्स को भी जो नेचर में पाए जाते हैं, और वहां पे कर दिया है प्लॉइंग, वहां पे कर दिया है खेती। अब आप जानते ही हैं, पेड़ और प्लांट्स रूट्स को पकड़े रहते हैं, रूट्स को होल्ड किए रहते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। और अब आपने जंगल काट दिए हैं तो तेज हवाएं चलेंगी, बारिश पड़ेगी, यह सब ऊपर की लेयर ऑफ सॉइल को ले जाएंगी। हाँ, तो क्या हुआ? हम ही कारण हैं नेचर में बायोडाइवर्सिटी के लॉस के। और क्या हमारी फार्मिंग के अलावा और क्या कारण है? यस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे जैसे आने लगा, जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग हम और अच्छे से करने लगे, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बिल्टअप होने लगी पूरी दुनिया में। अब फैक्ट्रीज के लिए चाहिए बहुत सारा नेचुरल रिसोर्सेज। अब एग्जांपल देता हूं, आपने बनाई शुगर फैक्ट्री, तो आपको चाहिए शुगर केन। तो शुगर केन को बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, बहुत सारा उससे निकलने वाला वेस्ट होगा, गंदा धुआं होगा, पॉल्यूशन होगा, जो एयर, वाटर और इवन ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगा। तो इंडस्ट्री आर मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। और तो और हमने हंटिंग और पोचिंग, हाँ, इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज पोचिंग। तो हंटिंग और पोचिंग एक बहुत बड़ा कॉज है। आपको क्या लगता है शेर इतने कम कैसे गए? शेर तो जंगल का राजा है ना भाई, कम कैसे हो गया? हमने, इंसानों ने उस हंटिंग की वजह से अपने रिक्रिएशन, अपने फूड या इवन ट्रेड करने के लिए हमने इलीगल तरीके से जानवरों को हंट कर दिया, कैप्चर कर दिया। कई बार उनके यूजफुल प्रोडक्ट पाने के लिए, जैसे उनकी हाइड्स, आइवरी, हॉर्न, टीथ, बोन, इन सबको पाने के लिए, बेचने के लिए हमने बेतहाशा एनिमल्स को किल किया। उनमें से एलिफेंट तो वन ऑफ द यस सबसे ज्यादा हंटेड एनिमल्स में से एक है। अब आते हैं, ये एक सीन में आप देख पा रहे होंगे, एलिफेंट्स हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं जी, प्रोटेक्टेड स्पीशीज है इस समय। अब है, क्या कारण है? चिंता का। कंसर्न मतलब होता है चिंता का। तो चिंता का कारण है
हमारी अर्थ, हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस। आओ इनके बारे में थोड़ा जानें, क्यों हमें अब पॉन्डर ऑन, थिंक ऑन करना पड़ेगा। तो सबसे पहला रीजन है वाइल्ड लाइफ नहीं होगी तो आप बायोडाइवर्सिटी अकेले ह्यूमन बीइंग से नहीं बन सकती है, क्योंकि वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड स्पीशीज चाहिए। और आपने किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, कटिंग ऑफ ट्रीज करके इकोलॉजिकल पूरा बैलेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है। पहले हम नहीं थे तो फूड चेन में हु ईट्स होम अपने आप चल रहा था। हमारे आने से क्या हो गया, हमने इस फूड चेन को ब्रेक कर दिया। हां, जैसे फिर से आते हैं, मैन ने जंगल क्लियर किया, कट कर दिया तो नेचुरल हैबिटेट्स खत्म हो गए एनिमल्स के। अब एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट खत्म हो गए, हर्बीवोरस एनिमल्स, हां प्लांट ईटिंग एनिमल्स कम हो गए, क्योंकि हमने जंगल कट कर दिया तो हर्बीवोरस एनिमल्स कम हो गए, भूख प्यास से कम हो गए। जब हर्बीवोरस एनिमल्स नहीं रहे तो कार्निवोरस एनिमल्स जो कि फ्लैश ईटर्स होते हैं उनको खाने की कमी होने लगी, और नतीजा उनकी संख्या भी अब कम हो रही है। और कई बार आपने सुना भी होगा कि शेर या कोई वाइल्ड एनिमल्स शहरों तक में घुस आता है। तो रीजन एक ही साफ है, हम हैं उसका कारण। हमने उनका नेचुरल फूड हर्बीवोरस एनिमल्स को खत्म कर दिया, हमने जंगल काटा, हो गई प्रॉब्लम शुरू। तो सारा इनबैलेंस नेचर में, फूड चेन में, फूड वेब में हमने कॉज कर दिया है। तो फूड वेब क्या है? इंटररिलेटेड, लार्ज नंबर ऑफ इंटररिलेटेड, इंटरमिक्स्ड फूड चेन बिकम्स फूड वेब। ये एक बेसिक रीजन है। और तो और आप जानेंगे, डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो चुकी है। कभी अचानक खूब बाढ़ आ जाती है तो कहीं ड्रॉट आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है। और तो और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी राइज होता जा रहा है। और क्या कॉज ऑफ कंसर्न है? इकोनॉमिकली भी हम लॉस में हो रहे हैं। वो कैसे? वाइल्ड लाइफ आपको हेल्प करती है मनी अर्न करने में। जो ट्रेड इन फॉरेन वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स होता है, जैसे स्किन, हॉर्न्स, फर बेच करके, आइवरी या मस्क एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है जिससे परफ्यूम्स बनती है। मस्क डियर नाम के डियर की बॉडी मिलता है। तो ये कॉमर्स का पहले बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करते थे, बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा करते थे। बट जैसे जैसे वाइल्ड लाइफ को हमने क्या कर दिया, ओवर हंट कर दिया। आपने उसका हार्वेस्ट नहीं किया, ओवर हंट कर दिया। अब जंगल को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो बताओ फ्यूल वुड कहां से मिलेगी, फायर वुड कहां से मिलेगी? सोचिए प्लाईवुड इंडस्ट्री के बारे में, सोचिए वुड पल्प, पेपर इंडस्ट्री के बारे में। सब डिक्लाइन होगा कि नहीं होगा? यस, एकदम होगा। तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को हमने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। तीसरा और आखिरी रीजन है एस्थेटिक, अर्थात नेचुरल ब्यूटी। जब आप आसपास, कभी आप सच बताइए, कभी आप जू गए हैं? हां, अगर आप जू गए हैं तो कितना सुकून मिलता है वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स को बड़े बड़े आप ओपन प्लेसेस में खुले में देखते हैं। अगर आप में से कोई वाइल्ड लाइफ रिजर्व में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए होंगे तो शायद इसका बहुत ही अनुभव अच्छा किया होगा। अगर गए हैं तो प्लीज हाँ लिखिए और मुझे नाम भी बता सकते हैं। जू पे गए हैं तो जू का नाम बता दीजिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए हैं, किसी बर्ड पार्क गए हैं तो प्लीज जरूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी ये जान के कि आपने उस एस्थेटिक ब्यूटी को, उस नेचुरल एनवायरनमेंट पे जाकर के ऑर्गेनिजम्स को देखा और आपको कितना सुकून मिला होगा तो जरूर बताइएगा, बहुत खुशी होगी। तो इट इज प्लेजर टू वॉच एनिमल्स, है ना। तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा टूरिज्म का भी इनकम का कॉज है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये ना सिर्फ कंजर्व करते हैं बल्कि क्या करते हैं, हमारी नेचुरल ब्यूटी को अट्रैक्ट करते हैं, हमें हमारे एनवायरनमेंट की तरफ हमें ले जाते हैं और इनकम का बहुत बड़ा जरिया भी बनते हैं। बट हमने इसको भी तो खत्म कर दिया। आप तो मालूम ही है कितने कम नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बचे हैं। तो अब समय आ गया है कंजर्वेशन का। नेक्स्ट हेडिंग, कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। तो कंजर्वेशन का मतलब प्रिजर्वेशन नहीं है, याद रखिएगा, बल्कि कंजर्वेशन का मतलब बताया गया यूटिलाइजेशन करना। क्या फिर से जंगल काट दे? अरे नहीं। कंजर्वेशन का मतलब है उनको डिस्ट्रॉय मत करो, बल्कि ऐसा यूज करो कि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज कर पाए। अगर 10 पेड़ कटे हैं तो क्या 100 नए पेड़ आपने लगाए हैं?
और उनकी रक्षा करने का कोई प्रबंध किया है? अगर ऐसा किया है तो ऐसा कटिंग ऑफ ट्रीज, हां, ऐसा कटिंग ऑफ ओल्ड एंड वीकेंड ट्रीज हार्मफुल नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? नेचर से रिसोर्सेज लेना है, मना नहीं है, ठीक है। तो कंजर्वेशन के अंदर 3 चीजें हैं। पहला, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना है, वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, ताकि वो फूड चेन का, फूड वेब का हिस्सा बने रहें। और तो और इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो जरूरी है एनवायरनमेंट के लिए, हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम के लिए, उनको भी मेंटेन करना है। इकोलॉजिकल प्रोसेस जैसे मैंने बताया, फूड चेन, फूड वेब, वाटर साइकिल, ये भी मेंटेन रहना चाहिए। और तो और हमें सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस करना है। मना नहीं कर रहा हूं, फिर से कह देता हूं, यस, कंजर्वेशन डज नॉट मीन्स कि आप एकदम ही यूज करना वाइल्ड लाइफ का बंद कर दीजिए, पेड़ में से लकड़ी लीजिए ही मत। अरे कहां भाई, यूज करो, प्रॉपर करो। यस, अननेचुरल या बहुत ज्यादा हंटिंग या डिस्ट्रक्शन मत करो, ताकि बायोडाइवर्सिटी खत्म ना हो जाए। बायोडाइवर्सिटी को बचाए रखना है। आइए, जेनेटिक रिसोर्स कंजर्वेशन, इसके अंदर क्या आता है, आइए इस पॉइंट के अंदर जानेंगे। 2 तरीके से, 2 स्ट्रेटेजी है कैसे हम यस जीन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल को मेंटेन कर सकते हैं। पहला तरीका है इन सीटू। देखो, इन बोलूंगा सीटू तो इसका मतलब है जहां पर वो ऑर्गेनिज्म पाया जा रहा है, वहां जाकर के, उस प्लेस में ही, उनके नेचुरल प्लेस में जाकर के उनका रिप्रोडक्शन करवाना, उनकी ग्रोथ कराना। यस, अगर जंगल में ही हम जाकर के पेड़ पौधे, हां, एनिमल्स की स्पीशीज के नेचुरल हैबिटेट में जा करके उनकी रक्षा करें, उनके यस रिप्रोडक्शन, उनके ब्रीडिंग का ध्यान रखें, उनकी ग्रोथ का ध्यान रखें, उनका प्रोटेक्शन करें, ठीक है ना। तो इसका नाम दिया जाएगा इन सीटू। इन सीटू में आप खुद क्या करेंगे, उनके नेचुरल हैबिटेट में, उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में जाएंगे। समझ गया ना। यस, इसीलिए नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है, बायोस्फीरिकल रिजर्व बनाए जा रहे हैं, जहां पे खुले में एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है। याद रखिए, कोई वहां पर जू की तरह कोई बंद एरिया नहीं होती है, कोई बड़ा सा पिंजड़ा नहीं लगाया गया है। समझ गया ना। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट बेस, इंडिया की वाइल्ड लाइफ हेरिटेज वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट बेस मानी जाती है, क्योंकि हमारे देश में 441 एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकता है, 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और 80 नेशनल पार्क्स हैं। और क्या इनका ऑब्जेक्टिव्स होता है, क्यों बनाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, आओ जाने। तो सबसे पहला रीजन तो यही है कि ये नेचुरल हैबिटेट देते हैं, है ना। इस नेचुरल हैबिटेट पे भी हम नजर रखते हैं। है तो खुले में सब कुछ, यहां पे शेर, चीता, हाथी, यस, सारे खुले में है, बट हमारी उस पर निगाह भी है ऊपर से। इसमें हम क्या करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स बना के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाकर या बायोस्फीरिकल रिजर्व बनाकर उनकी रक्षा करते हैं। और तो और उनकी एरियाज को प्रोटेक्ट करते हैं लॉ बना करके, ताकि वहां पर कोई इलीगल माइनिंग, हंटिंग या इवन कोई कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सके। ये सब लॉ की मदद से, ताकि कोई ऐसा क्या हो, लीगली ऐसा काम ना कर सके उस नेचुरल इलाके में। और तो और वहां पे ग्रेजिंग के लिए एनिमल्स को छोड़ दिया जाता है, और डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स को दूर दूर रखा जाता है। लोगों को एजुकेट करने का भी मौका मिल जाता है ऐसी सेंचुरीज में। और तो और कुछ रिसर्चेस जो एनिमल पे हम करना चाहते हैं, वो इन नेचुरल एनवायरनमेंट पे करना पॉसिबल हो पाता है, इसीलिए बनाया जाता है। यही रीजन है क्यों हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना रहे हैं। आओ जाने मीनिंग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, बायोस्फीरिकल पार्क क्या होते हैं, आओ इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सेंचुरी वो प्लेस है जहां पर किलिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल एकदम मना है, प्रोहिबिटेड है। हां, कुछ ऑर्डर्स आने पर ही आप किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को यस किल कर सकते हैं, वो भी आप नहीं करोगे, यस वहां के वाइल्ड लाइफ पार्क वाले ही करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड एरिया दैट इज रिजर्व्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ ओनली एंड ओनली वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज। तो प्लांट और एनिमल के रहने की ये एक नेचुरल और रिजर्व जगह है आपके लिए, मेरे लिए। यहां पर कोई घर, मकान, जमीन, दुकान, फैक्ट्री नहीं अलाउड है। समझ गए ना। यहां पे किसी तरह का ऐसा काम अलाउड नहीं होगा। इन सेंचुरीज को प्रोटेक्ट किया गया है। अब एक एग्जांपल देता हूं, भरतपुर
बर्ड सेंचुरी, ये इंडिया की एक बहुत ही फेमस बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर राजस्थान में है। देखिए और एक दो नाम दे दूं, आइए। दूसरा है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, आसाम में है। ये असम में काजीरंगा भी है और मानस भी है। नाम सुना है ना, ये राइनोसोरस का एक सिंग वाले, है ना, एक सिंग वाले हॉर्न वाले ये जानवर होते हैं, बड़े टफ स्किन वाले होते हैं, बाप रे। और गिर वाइल्ड लाइफ या गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है, जी से गिर, जी से गुजरात, है ना। और ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। हमारे देश में लॉयंस जो पाए जाते हैं, देश में क्या पूरे एशिया में, वो यहीं पाए जाते हैं। और अब आओ नेशनल पार्क के बारे में जाने, क्या होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो आप जान गए थे यहां पर, अब आओ नेशनल पार्क, देश का पार्क चलो, नाम से पता चलता है कि ये भी एक रिजर्व एरिया है फॉर वाइल्ड लाइफ। यहां ह्यूमन एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री, ग्रेजिंग, कल्टीवेशन परमिटेड नहीं है। यहां पर फ्लोरा फौना को प्रिजर्व किया गया है उनके नेचुरल प्लेसेस की तरह। जैसे वहां पेड़ पौधे हैं, जंगल है, तो उसको उसी रूप में छोड़ दिया गया है, बिना कट डिस्ट्रॉय किए, नेचुरल रूप में। ये रहा कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक सीन, ठीक है ना। आइए, कुछ स्क्रीन्स आप देख पा रहे होंगे, भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी दिखाया आपको। आइए, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इंडिया का पहला जिम कॉर्बेट नाम के एक महान ब्रिटिश एनवायरमेंटलिस्ट के नाम पर है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में बनाया गया था। ये नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल जिले में है और इसी में ही आता है सोन नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है और एक ग्रेट हंटर और कंजर्वेटिस्ट जिम कॉर्बेट के नाम पे है। और है कान्हा, हाँ कान्हा तो आप कृष्ण जी को पहचानते ही हैं जी। कान्हा नेशनल पार्क ये कहां पर है, ये नागपुर के पास में है। ये नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क जो है, जो कि कानपुर के पास है, ये होम ऑफ लायन, टाइगर, हाइना, बफेलोस का होम है। और द ओनली हैबिटेट फॉर द रेयर हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा, बारहसिंगा नाम के 12 सिंह है इसके निकले हुए, ठीक है ना, बारहसिंगा पाया जाता है। और क्या है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, आसाम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क तो आप जानते ही हैं, राइनोस के लिए जाना जाता है ना। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ व्हाइट टाइगर टेरिटरी, यस, व्हाइट टाइगर्स के लिए जाना जाता है। यहां पर भी बांधवगढ़ में भी यस, एनिमल्स को, नेचुरल स्पीशीज को छोड़ दिया गया है। बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटका में। पेरियार नेशनल पार्क है, हाँ पेरियार केरला में पड़ता है। पेरियार एक नदी का नाम है। यहां पेरियार नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। दुधवा नेशनल पार्क है। और तो और पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेंच नदी के नाम पर है। इस तरह से बहुत सारे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सुंदरबन नेशनल पार्क। आइए अब पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो जैसा कि नाम है, 3 वर्ड आपने पढ़े। शुरुआत आपने की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर आपने पढ़ा नेशनल पार्क, अब तीसरा और आखिरी पढ़ने जा रहे हैं आप बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या होता है, ये भी एक बड़ा लैंडस्केप होता है, बहुत बड़े साइज में होता है। ये नेचुरली बना होता है, इकोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं और इट कंटेनिंग इकोसिस्टम। यहां पर बहुत सारे नेचुरली लिविंग स्पीशीज पाई जाती हैं। हाँ, इनको खुले में छोड़ दिया जाता है। याद रखिएगा कि इन बायोस्फेरिकल रिजर्व में यस, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ बफर जोन। हाँ, इसके आसपास, जैसे अगर एक राउंड में बायोस्फीयर रिजर्व है यहां पर अंदर, तो इसके बाद एक बड़ा सा बफर जोन है जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है, बट इसके बाद ह्यूमन सर्वाइवल या ह्यूमन सोसाइटी, यहां ह्यूमन सोसाइटी अलाउड है। रिजर्व पार्क यहां पर है, याद रखिएगा। बायोस्फीरिकल रिजर्व इसके अंदर है और ये रहा बफर जोन जहां मैं ये शेड कर रहा हूं। समझ गए ना। आइए थोड़ा सा और जाने। तो इसमें 3 रीजन्स होते हैं
बायोस्फीयर रिजर्व में नेचुरल जोन, कोर जोन जो सबसे इनर मोस्ट होता है, वेयर ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज आर कंप्लीटली बैंड। आपने देखा सबसे इनर मोस्ट में, जी सबसे इनर मोस्ट में यहां पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं। ये है आपका कोर जोन, ठीक है, एकदम सेंटर में। उसके बाद है बफर जोन, ये रहा, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है बट एजुकेशन, रिसर्च और मैनेजमेंट के कामों के लिए। और उसके बाद मैनिपुलेटेड जोन, आउटर मोस्ट जोन, ये रहा, यहां आउटर मोस्ट जोन, सबसे बाहर वाला सर्कल, यहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज तो अलाउड है बट एक्सप्लॉइटेशन तो यहां भी अलाउड नहीं है। तो इंडिया में भी बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जितने भी हमने एग्जांपल पढ़े ये सब आते हैं इन सीटू के अंदर। एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे यहां 13 एरियाज को बायोस्फीयर रिजर्व में, बायोस्फीयर रिजर्व में घोषित किया गया, जिसमें नीलगिरी है, नंदा देवी है, नोकिर्क है, मानस बायोस्फीयर है, सुंदरबन में भी बायोस्फीयर है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेचुरल बायोस्फीयर के बाद इन सीटू तो हमने कर लिया, अब करने जा रहे हैं एक्स सीटू। जैसा कि नाम लिखा है एक्स सीटू, एक्स मतलब होता है एक्सटर्नल, इसका मतलब है कंजर्वेशन करेंगे बट उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर ला करके। सोचो शेर और शेरनी को हम एक बड़े से पार्क में ले आए और यहां पर टाइगर और टाइगरेस को, लॉयन या लॉयनेस को, हाँ लायन या लायनेस को छोड़ दें ताकि ये नेचुरली ब्रीड कर सके। यहां हम इनको क्या करते हैं, इनकी हेल्थ पे नजर रख सकते हैं कैमरेज लगा करके, है ना। तो प्लांट और एनिमल स्पीशीज को पार्शियली और फुल्ली कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ब्रीड कराते हैं, रिप्रोड्यूस कराते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से बाहर ला करके। क्योंकि हो सकता है कई बार उस नेचुरल एयर एनवायरनमेंट में जाने पर उतना हम केयर नहीं कर पाते हैं। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में जू बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए जू पॉपुलर है। या बॉटनिकल गार्डन आपने नाम सुना होगा, और कुछ जगहों तो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स भी खोले हैं या फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन खोले हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन के लिए। अब कैसे करते हैं कंजर्वेशन? मैंने कहा कैप्टिव ब्रीडिंग, अर्थात एनिमल्स को पकड़ करके, कंजर्व करके, वाइल्ड लाइफ एरिया से बाहर निकाल करके, क्योंकि हो सकता है वहां पे जो उनके न्यूबॉर्न बेबीज हो रहे हैं उन्हें दूसरे जानवर खा जा रहे हैं। शेर के बच्चों को भी आपको मालूम होगा हाइना खा जाता है, जैकॉल खा जाता है, और इवन आपस में शेर के बच्चे भी एक दूसरे को खा जाते हैं। तो अगर हम उसको क्या करें, एक कैप्टिव ब्रीडिंग ग्राउंड में जब शेर के बहुत सारे बच्चे हो गए, कब्ज हो गए, तो उनको क्या करेंगे, सेपरेटली क्या करेंगे, पाल पाएंगे, उनको उनके प्रिजर्वेशन का काम कर पाएंगे, उन पर रिसर्च कर पाएंगे, उनके लिविंग के बारे में जान पाएंगे। तो कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम का मकसद क्या है? कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम का मकसद है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज बच गई हैं उनका कैप्टिव पॉपुलेशन तैयार करना, उनको इतनी पॉपुलेशन तैयार कर देना कि वो अब नेचुरली क्या कर सके, एनवायरनमेंट पे जा सके। अच्छा, रखना नहीं है अपने पास, इनको ग्रो करके इनको वापस जंगल में छोड़ देना है। इससे फायदा क्या मिलेगा? इनकी हेल्दी एज बन पाएगी, ये जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ये डिजीज से लड़ पाएंगे। हम इन्हें क्या करेंगे, हम इनको केयर करेंगे। और तो और मैंने कहा था जू, जिसको हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी प्लेस है जहां पर एनिमल्स की ब्रीडिंग की जा सकती है कैप्टिव तरीके से। और तो और ब्रीडिंग प्रोग्राम जू में समय समय पे चलाए जाते हैं। एक जू से दूसरे जू में एनिमल्स को एक्सचेंज किया जाता है। एक तरफ से नर, एक तरफ से मादा एनिमल्स को बुलाया जाता है, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं और उन लोग एनिमल्स को एक्सचेंज करके ब्रीड कराते हैं। सच में ऐसा होता है। तो ब्रीडिंग करना एनिमल्स के बीच में, उनके मिनिमम नंबर्स को मेंटेन रखना ताकि वो रिप्रोड्यूस करते रहें। बॉटनिकल गार्डन्स भी इसी तरह से मदद करते हैं। बॉटनिकल गार्डन्स वो प्लेस होती हैं जहां पर प्लांट्स को, ये स्पेशली प्लांट्स के लिए है, यहां पे प्लांट्स को कैप्टिव एरियाज में ब्रीड कराते हैं, स्पेशली उन प्लांट्स को जो कि बहुत ही यूजफुल हैं और उनकी स्पीशीज बहुत तेजी से खत्म हो रही है। गवर्नमेंट सीड बैंक्स बना रही है, इवन जीन बैंक्स भी बना रही है। ये वो स्पेशल प्लेस है जहां पे एंडेंजर्ड जीन्स को, प्लांट की स्पीशीज को, थ्रेटन स्पीशीज को प्रिजर्व किया जा रहा है। आप तो मालूम ही है आजकल साइंस बहुत आगे निकल गई है, तो जीन्स को, वेजिटेटिव पार्ट्स को प्रिजर्व किया जा रहा है,
क्रिप्टो प्रिजर्वेशन नाम की टेक्निक से। जी, तो साइंस का अगर हम यूज एनिमल्स को मारने की बजाय प्रिजर्व करने में रखें तो मुझे लगता है ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, हार्वेस्टिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये एक नया टॉपिक है। वाइल्ड लाइफ तो आप जानते हैं क्या होता है। अगर मैंने क्या किया, अपने यहां एक मछली का तालाब बना दिया, तो वाइल्ड लाइफ तो आप जानते हैं, जो एनिमल्स ओपन एरिया में रह रहे हैं विदाउट ह्यूमन हेल्प, विदाउट ह्यूमन केयर, अब वो चाहे शेर हो, चीता हो, बफेलो हो, हाँ गोट हो, नेचर में रह रहे हैं। तो अगर वाइल्ड लाइफ को हम क्या करें, हार्वेस्ट कर पाए, है ना, अर्थात हम उन्हें ग्रो करें अपनी जरूरत के हिसाब से, तो वाइल्ड लाइफ का बहुत यूज है हमारे देश में, हर जगह। मुझे लगता है वाइल्ड लाइफ को हार्वेस्ट करना, उनके रिसोर्सेज का एडवांटेज लेना। कैसे वाइल्ड लाइफ हार्वेस्ट करेंगे? मैंने कहा कमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे हम बहुत सारे फर पैदा करने वाले जानवरों को, जैसे फॉक्स फर बहुत देती है, फेरेट, मिंक, इन एनिमल्स को क्या करें, पाले। पिंजरे में नहीं पालना, हाँ बता दे रहे हैं। कमर्शियल हार्वेस्टिंग ऑफ वेल्स कर पाए, कंगारूज कर पाए, लार्ज नंबर्स में इनको ग्रो कर पाए किसी जगह पे। तो याद रखिएगा मेन मकसद क्या होगा, इनका यूसेज करना है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, कमर्शियल ट्रेड के चक्कर में टाइगर, चीता, लेपर्ड, जैगुआर सबको हमने मारना काटना शुरू कर दिया है। तो ये एक अल्टीमेट क्या होता है, यस, उल्टा हो जाता है। प्रिजर्वेशन के बदले क्या होता है, यस, एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। या कुछ लोग डोमेस्टिक एनिमल्स पालते हैं अपने फील्ड में काम लाने के लिए, हाँ पाल सकते हैं। आपके गांव में, आपके यस विलेज एरियाज में ऑक्स का यूज करते हैं, बैल का यूज करते हैं, घोड़े का यूज करते हैं प्लॉइंग के काम के लिए, इवन एक प्लेस से दूसरे प्लेस में टांगा ले जाने में काम आता है। और क्या रिसर्च वर्क में भी कर सकते हैं, एनिमल्स को कैप्टिव कर लैब में रिसर्च किया जा सकता है नए मेडिसिन टेस्टिंग के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए। याद रखिएगा ये हार्मफुल नहीं होना चाहिए, डेथ ऑफ एनिमल नहीं होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा चूहों का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, यस, चूहों का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, मेडिसिन उस पर टेस्ट हो रहे हैं। अगर आपकी कोरोना की जो यस वैक्सीन बनी है, तो पहले किस पे कोरोना की वैक्सीन आजमाई गई थी, पता है आपको? यस, रेट्स पे आजमाई गई थी, क्योंकि रेट्स मैमल्स हैं और आप और मैं भी मैमल्स हैं। तो क्या कहना चाहते हैं, मेडिसिन जब बाजार में आते हैं उससे पहले इन पे ट्राई किए जाते हैं, इन पे चेक किया जाता है। और तो और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत लोग एनिमल्स रखते हैं। सर्कस तो अब खैर नहीं आती है, पहले सर्कस हुआ करती थी, पहले सर्कस में लोग जाते थे, एनिमल्स का शो देखते थे। तो इस तरीके से हार्वेस्टिंग ऑफ एनिमल्स भी एक रीजन है। अब आते हैं आगे, हेडिंग आती है कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज। नेशनल लेवल पे क्या क्या स्ट्रेटेजीज बनाई गई है और इंटरनेशनल लेवल पे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ स्ट्रेटेजी हमने बनाई है। हाँ है, सबसे पहले इंडिया ने एक कानून बनाया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो नाम है वाइल्ड लाइफ, तो अगर किसी ने जानवरों को मारा, वाइल्ड एनिमल्स को मारा, चाहे वो बर्ड हो, प्लांट हो, है ना, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको पता है सलमान खान पर ब्लैक बग, एक हिरन होता है, उसको मारने का केस चल रहा है, नहीं पता है? चेक जरूर करिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आपको पता चलेगा। सलमान खान पर और भी कुछ स्टार्स पे इस पे केस चल रहा है। हाँ ना, एक नीलम नाम की हीरोइन भी है, उन पे भी केस चल रहा है। तो क्या कहना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत किसी भी एनिमल्स को मारना, वाइल्ड एनिमल्स को मारना अलाउड नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स फ्रेम किए हैं, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाए हैं जो वाइल्ड लाइफ को, नेचुरल रिसोर्सेज को बताता है। क्या है इस रूल में है, पहला है प्रोहिबिट किलिंग, हंटिंग, यस, एनिमल्स को हंटिंग किलिंग करना अलाउड नहीं है। प्रोटेक्टिंग प्लांट्स ऑल्सो फ्रॉम पिकिंग, पेड़ों को काटना, कट करना, स्पेशली हरे पेड़ों का, शायद आपको पता हो कि ना हो, 6 महीने की जेल है पेड़ को कट करने पे, हरे पेड़ को। और नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाने के लिए सरकार इसमें फंड देती है इस एक्ट के तहत। और तो और वो प्रोहिबिट करती है ट्रेड, कॉमर्स, यस, वाइल्ड लाइफ को खरीदना, बेचना, एनिमल्स के पार्टिकल्स को, यस सॉरी, एनिमल्स के आर्टिकल्स को, स्किन को, हाइड्स को, मस्क को, यस, टस्क को बेचना इलीगल है। समझ गया ना? तो इस तरीके से सरकार ने क्या किया है, ये एक्ट बना करके, वाइल्ड लाइफ एक्ट बना के गवर्नमेंट ने बचाने की कोशिश की है। अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी बन चुकी हैं, आज 504 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो चुकी हैं
और 89 नेशनल पार्क्स हो गए, बढ़ते जा रहे हैं, देख लो। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूरे हमारे फ्लोरा और फौना सब पे अप्लाई होता है। फ्लोरा मतलब प्लांट स्पीशीज एंड फौना मतलब एनिमल स्पीशीज पे अप्लाई होता है। इसका मेन मकसद ही वही है, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना। ये इस एक्ट के पार्ट्स हैं जी, आप इनको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब आता है प्रोजेक्ट टाइगर। देखो, टाइगरों को बचाने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया एकमात्र अलग से बनाया गया रूल प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बनाया गया था। इसमें पलामू टाइगर रिजर्व, क्या पलामू एक प्लेस का नाम है, पलामू टाइगर रिजर्व बनाया गया था। इस एक्ट के तहत सरकार ने फंड दिए थे किसको, टाइगर रिजर्व क्रिएट करने के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के अंडर में आता है। ये एक बॉडी है जो क्या करती है, टाइगर्स की नजर रखती है, टाइगर्स की पॉपुलेशन पे कंट्रोल करती है। प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस, है ना, जिसकी वजह से बंगाल टाइगर को, हाँ, जिसके लिए इंडिया जाना जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर को बचाया जा सके। तो अब देश में ऐसे 9 रिजर्व्स बन चुके हैं टाइगर के, है ना। अब एम क्या है, ऑब्वियस बात है, एम तो सिंपल है, इसका एम तो याद भी नहीं करना चाहिए। टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ाना, उसके नेचुरल हैबिटेट्स को इंक्रीज करना, नेशनल एनिमल, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है, उसको एक्सटिंक्ट होने से बचाना, उसके नेचुरल हैबिटेट्स को लिविंग के लायक बनाना एंड इलीगल पोचिंग ऑफ टाइगर्स रोकना। ये तो मुझे लगता है आप याद न भी करें प्रोजेक्ट टाइगर तो सब टाइगर 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 से जुड़ी बातें हैं, है ना। नेक्स्ट आता है IUCN, इंटरनेशनल, फुल फॉर्म बता दे रहा हूं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ये है IUCN। क्या है ये एक इंटरनेशनल बॉडी है। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, नेचुरल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस करती है। लगभग 1200 गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर्स हैं। तो वर्ल्ड ओवर बॉडी है ये, है ना। देश यस और दुनिया के बड़े बड़े यस एक्सपर्ट्स इसके मेंबर हैं। 60 से अधिक देश इसके मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड इन स्विट्जरलैंड। हाँ, ग्लैंड आपकी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला ग्लैंड, याद रखोगे इससे। चलो, इसका मेन मकसद क्या है, IUCN नॉट ओनली एम्स टू मोबिलाइज द पब्लिक, आम जनता को नेचुरल रिसोर्स के बारे में बताना, कंजर्वेशन बताना, बट सरकारों को भी, बिजनेस कम्युनिटी को भी क्या करना, चेताना, धमकाना, ये बताना कि बहुत जल्दी ही आपके एनवायरमेंट से आपका अपना दोस्त खत्म हो जाएगा। ये एक रेड डाटा बुक प्रिंट करती है। क्या क्या क्या, रेड डाटा बुक, जिसमें वो स्पीशीज का जिक्र करती है और ये डिफाइन करती है, ये डेफिनेशन देती है किसकी, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है। किसने डिफाइन किया है, IUCN ने, इस वर्ल्ड बॉडी ने। क्या करती है डेफिनेशन, देखो आओ। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या कहती है, ये वो स्पीशीज हैं जो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। वर्ज मतलब मुहाने पर है, एंड ऑफ द एक्सटिंक्शन कभी भी हो सकता है। कब, अगर हम आज इनका मारना बंद ना करें, आज इनको कंजर्व नहीं करेंगे, बहुत जल्दी ये पूरे खत्म हो जाएंगे। जैसे लॉयन टील्ड मैक, मैक्यू मतलब बंदर होता है, और या तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये तो मुझे लगता है खत्म ही हो गई है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक बहुत बड़ी विशालकाय चिड़िया होती है ये। और वल्नरेबल स्पीशीज, ये वो स्पीशीज हैं जिसकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्रीज हुई है, और अभी तो ये अबंडेंट है, अभी ये स्पीशीज तो बहुत पाए जा रहे हैं, बट अभी इन पे थ्रेट बना हुआ है, इन पे खतरा बना हुआ है। फिर से आता है इंडियन टाइगर आता है, गोल्डन कैट आती है, हाँ फिशिंग कैट भी आती है, ठीक है ना। रेयर स्पीशीज, रेयर मतलब ये वो स्पीशीज हैं जो दुनिया में बहुत कम पाई जाती हैं। ये पाई जाती हैं बट कुछ ही लोकल एरिया में, अर्थात वर्ल्ड ओवर हर जगह नहीं पाई जाती है। इनका हैबिटेट सब जगह नहीं है। जैसे पांडा, नाम सुना है पांडा, हाँ पांडा इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। पांडा और चाइना, अगर आपको यह कोरिलेट करना हो तो आप याद कर सकते हैं। पांडा चाइना में ही बहुत ज्यादा पाया जाता है, बैम्बू खाते हैं, ये बड़े खूबसूरत और प्यारे लगते हैं पांडा। स्क्रीन पे जरूर देख लीजिएगा इसको। एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ये वो स्पीशीज हैं जो अब है ही नहीं, अब ये खत्म हो चुकी हैं। डायनासोर को बताने की जरूरत नहीं है ना। डोडो एक बर्ड थी इंडिया में जो पाई जाती थी, खत्म हो गई है। तो ये IUCN वर्ल्ड ओवर ऑब्जर्वर्स अपॉइंट करती है, कंसल्टेटिव सर्विस देती है
यूनाइटेड नेशंस के लेवल पर आकर के, ठीक है ना। ऑब्जर्वर और कंसल्टेटिव स्टेटस है उसका। सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कंजर्वेशन में, ठीक है ना। और अभी रिसेंटली उन्होंने वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर बनाया है ताकि दुनिया में क्या कर सके, कंजर्वेशन के लिए फंड्स इकट्ठा कर सके। आइए एक और कंजर्वेशन की प्रैक्टिस जाने, रामसार कंजर्वेशन ऑन वेटलैंड्स 1971। जैसा कि नाम लिखा है रामसार, ये इंडिया में नहीं, डोंट वरी जी, रामसार कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। द कंजर्वेशन ऑन वेटलैंड्स, वेटलैंड्स वो मार्शी एरियाज हैं जहां पे वाइड वैरायटी ऑफ स्पीशीज पाई जाती है। क्योंकि ये साइंड इन रामसार किया गया था, और रामसार ईरान में एक प्लेस का नाम है 1971 में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। इसका भी मेन मकसद क्या है, नेशनल एक्शन लेना, इंटरनेशनल मदद करना, किसमें, वेटलैंड्स को, रिसोर्सेस को बचाने। वेटलैंड क्या होता है, सुंदरबन याद है आपको, हाँ, जहां नेचुरल वेटलैंड है, वो एरिया जहां पर लार्ज मार्शी लैंड्स हैं उनको वेटलैंड्स कहते हैं। यहां बहुत सारे स्पीशीज पाए जाते हैं। तो क्या मेन मकसद है रामसार कन्वेंशन का, वाइज एंड बेस्ट यूज ऑफ कंजर्वेशन यूज ऑफ वेटलैंड्स, वेटलैंड्स का बे इंतहा, यस, कटिंग या बर्बादी ना हो पाए। वेटलैंड्स क्यों इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, आओ जाने। वेटलैंड्स फंडामेंटली इकोलॉजिकल सर्विस देते हैं। ये रेगुलेटर्स ऑफ वाटर रेजाइम्स हैं, वर्ल्ड में वाटर को रेगुलेट करने में, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करने में मदद करते हैं। यहां पर ग्रेट इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज के कम्युनिटीज पाए जाते हैं, वाइड वैरायटीज। यहां पर क्लाइमेटिक चेंज को स्टडी किया जा सकता है, एडेप्टेशंस एंड मिटिगेशन, अर्थात इसको बचाने के स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो इनको अगर एनक्रोचमेंट न रोका गया, वेटलैंड का लॉस न रोका गया, तो दुनिया के एनवायरमेंट को एक बहुत मेजर चोट पहुंचने वाली है जो दोबारा कभी लौट के नहीं आएगी। इसीलिए रामसर कंजर्वेशन, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और हेडिंग है हमारे पास सिलेबस में, CITES, लगता है साइट्स लिखा हो, फुल फॉर्म तो आप जान गए हैं, कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसा कि नाम है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, गवर्नमेंट्स के बीच में एग्रीमेंट्स है। 1973 में इसको अडॉप्ट किया गया था, है ना। IUCN ने एक इंटर गवर्नमेंटल मीटिंग बुला करके, वर्ल्ड बॉडीज की मीटिंग बुला करके ये एक एग्रीमेंट साइन कराया दुनिया के देशों के बीच में, ताकि सारी दुनिया मिल करके क्या करें, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो खतरे पे हैं, एंडेंजर होने वाले हैं, उनको कोई ट्रेड ना कर सके, खरीद बेच ना कर सके, इंटरनेशनल उसका व्यापार ना हो सके। तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एग्रीमेंट है पूरी दुनिया में, जो आज भी दुनिया मान रही है। यस, जो देश इसमें पार्टिसिपेट किए उनका नाम दिया गया पार्टीज टू दी साइट्स। और याद रखिएगा, इंडिया भी इसमें साइनीज है। 80 कंट्रीज ने इसको साइन किया था, वॉशिंगटन DC में इसको बुलाया गया था, जिसका मेन मकसद ही यही है, दुनिया में क्या हो, वाइल्ड एनिमल्स का, यस, वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेड ना हो, स्पेशली एंडेंजर्ड। इसको 3 एक्ट में डिवाइड किया, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स मतलब लिस्ट होता है, ठीक है, और अपेंडिक्स 3। इन सब में स्पीशीज का नाम लिखा है और उन स्पीशीज में क्या करना अलाउड है। 800 स्पीशीज को थ्रेटन विद एक्सटेंशन मान लिया गया, तो इनको कहा गया कि इनका ट्रेड तो इलीगल मान लिया जाए, ठीक है ना। और इनमें गोरिल्लाज आते हैं। दूसरा 32,000 स्पीशीज वो है जो थ्रेटन तो नहीं है, ठीक है, थ्रेटन तो नहीं है, बट इनके खरीद बेचने पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होगा, नियम कानून होंगे गवर्नमेंट के, जैसे कि ब्लैक बियर को खरीदना बेचना, है ना, या अफ्रीकन ग्रे पैरेट। तीसरी और थर्ड स्पीशीज है जिसमें 170 प्रजाति हैं। ये वो स्पीशीज हैं दैट आर लिस्टेड आफ्टर वन मेंबर कंट्री आस्क्ड द साइटीज, है ना। एक मेंबर कंट्री ने रिक्वेस्ट की थी, और दे आर नॉट थ्रेटेंड, ये थ्रेटेंड स्पीशीज नहीं है, याद रखिएगा। एंड दीज स्पीशीज आर परमिटेड ओनली विथ एक्सपोर्ट परमिट। अगर इनको खरीदने बेचने का एक्सपोर्ट परमिट हो, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इसके साथ मिल जाए, मतलब किस देश से यह स्पीशीज बेची जा रही है, तो ही इस अपेंडिक्स 3 की स्पीशीज को अलाउड हो। 170 स्पीशीज आती हैं। कुछ एग्जांपल देखें, हाँ, इसमें 2 टोड स्लॉथ भी आता है।
स्लॉथ तो आपने जरूर देखा होगा, बहुत स्लो चलने वाला स्लॉथ, सबसे स्लो चलने वाला। हाँ, यहां तक कि एलिगेटर भी, एलिगेटर, स्नैपिंग टर्टल, ये एनिमल्स हैं जिनको अलाउड किया गया इस स्पीशीज में। आइए सी बी डी, अगला हेडिंग, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसा कि नाम है, 1993 में इस कन्वेंशन को एनफोर्स किया गया था। अर्थ रियो समिट, रियो डी जेनरो नाम की एक प्लेस है ब्राजील में, वहां पे वर्ल्ड के 150 कंट्रीज के लीडर्स को बुलाया गया और यहां पे साइन हुई कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कई बार इसको मैंने कहा ना अर्थ समिट के नाम से, हाँ, रियो डी जेनरो, यहां नाम सुना होगा ब्राजील का। यस, क्यों बनाया गया? ताकि वर्ल्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ऐसी ग्रोथ, ऐसा डेवलपमेंट जो आज की जरूरतों को पूरा करे और आने वाली जनरेशंस को भी क्या करे, कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। यहीं पर एजेंडा 21 फॉलो किया गया। एजेंडा 21 में कंट्रीज क्या करेंगी, कैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज की रक्षा करेंगी, कैसे लोगों के फूड की नीड को, फूड सिक्योरिटी को भी जरूरत मेंटेन करना है, आज की मेडिकल नीड्स, फ्रेश वाटर, एयर, शेल्टर भी सप्लाई करेंगे और आने वाले समय के लिए भी क्या करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। तो क्या था ऑब्जेक्टिव इस CBD का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल, 3 ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेंटेन करना है, सिंपल सी बात है, नाम ही वही है। दूसरा है सस्टेनेबल यूज करना, यूज करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसा यूज जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है ना, मतलब लॉन्ग टर्म हम उसका यूज कर सकें, लंबे समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकें, आज पूरा खत्म ना कर दें उसको, इसको कहते हैं सस्टेनेबल। और क्या करना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, अगर बेनिफिट्स हो जेनेटिक रिसोर्सेस के तो उसका सबको एडवांटेज मिले। देखिए ये इसका एक लोगो भी है CBD का। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 ब्राजील ने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। एक नया टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात एक ऐसा चेंज, एक ऐसी ग्रोथ जो आज की डाइवर्सिटी को मेंटेन रखने में मदद करती है और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स को वर्ल्ड को हेल्प करती है। तो समझ में आ गया होगा चैप्टर, ये इन्वायरमेंटल साइंस का आपके रिक्वेस्ट पे बनाया गया चैप्टर है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा, ईवीएस के स्टूडेंट है कम पर आप में बहुत है दम। थैंक यू एंड लव यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ये मेरी कोशिश थी कि आपके पास बेस्ट ऑफ द कंटेंट आ पाए और मैंने आपके कहने पर ईवीएस का वीडियो बनाया और मैं चाहूंगा मेरे प्यारे सुपरस्टार्स इसको अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को शेयर करना एकदम मत भूलिए, क्योंकि ईवीएस के स्टूडेंट्स हैं बहुत कम। थैंक यू एंड लव यू फॉर दिस एंड याद रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेसन वीडियो कैसा लगा, समझ में आया और आप क्या चाहते हैं। थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।